जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे। तो तैयार है? तैयार है। के लिए गद्दारी करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा तादाद है देश के लिए कुर्बान हो जाने वालों की। चाहे हमें एक वक्त की रोटी ना मिले, बदन पे कपड़े ना हो, सर पे छत ना हो, लेकिन जब देश की आन की बात आती है तब हम जान की फांसी लगा देते हैं। और ये बात हम तुम्हें कितनी बार बता चुके हैं, 65, 71 और कारगिल में भी। भूल गए? मुजरिमों को इस वर्दी की ताकत बतानी होगी, चाहे वो छोटा मोटा पॉकेट मार हो या असरदार और अमीर शंकर सिंघानिया हो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हृदय की गहराइयों से एक बार फिर से स्वागत है स्टडी ऑन कॉस्मस पे। तो आज हम बताएंगे मेरे भाई गुणसूत्र। ये जो गुणसूत्र आपको दिख रहा है इसके बारे में बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है ये चीज़। इसी से तो सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं मेरे भाई। तो इसके बारे में जितना भी जानकारी होगा एकदम मतलब मस्त तरीक़ा से, बेहतरीन तरीक़ा से हम बताएँगे। देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए इसमें होता क्या है कि मानव के अंदर 23 जोड़ी मतलब 23 पेयर मतलब 23 जोड़ी पाया जाता है। अब 23 जोड़ी कहने का मतलब है, जोड़ी मतलब पेयर में, तो 23 जोड़ी पेयर जब इसको ऐड करेंगे तो 47 हो जाएगा। तो यही गुणसूत्र जो है मेरे भाई 46 पाए जाते हैं। किस में? ह्यूमन में गुणसूत्र जो है 46 पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए आपको क्रोमोजोम, ये है आपका स्ट्रक्चर क्रोमोजोम का, हम दिखाते हैं। ये देखिए आपका क्रोमोजोम है, दिख रहा होगा आपको। देखिए सेंट्रोमेरा, होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस है मतलब एक जैसा, होमोलोगस है। इसका रेप्लिकेशन जब हो जाता है तो बनता है क्या? सिस्टर क्रोमोमेडिल्स। ठीक है। और ये जो है सिस्टर क्रोमोमेटिड्स, यहाँ पे ये बना, इसका अलग पार्ट था, इसका अलग पार्ट था। ये होमोलोगस है जो एक जैसा, होमोलोगस बोलेंगे, क्रोमोजोम फर्स्ट है और होमोलोगस क्रोमोजोम सेकेंड। देखिए एक जगह जैसा जैसा रहेगा उसको हम लोग होमोलोगस ही बोलते हैं। ठीक है। तो ये विशेष कुछ नहीं था, बस यही क्रोमोजोम का पिक्चर था। ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। आप देखिए इधर, देखिए इधर हम बात करते हैं। देखिए क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है, कोई पूछ देगा तो क्रोमोजोम जो होता है मेरे भाई केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है। ठीक है। और क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है? तो क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है। ठीक है। और जीन पाया जाता है। डीएनए और जीन दोनों कहाँ पाया जाता है? कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्रोमोजोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, लेकिन डीएनए के अंदर मतलब उसके भी अंदर जीन पाया जाता है। अच्छा, डीएनए कौन जानवर का नाम है भाई? तो डीएनए यहाँ पे होता है डाईऑक्सोराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म ये होता है। अब देखिए, अब जीन के पास आ गया। तो जीन क्या है भाई? तो जीन एक ऐसा चीज़ है, अब हम जीन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए जीन आखिर है क्या? देखिए जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। और जीन की आनुवंशिकता के आधार पर ही होता है। जीन जो है, जीन ही आनुवंशिकता के आधार है। कहने का मतलब है बिना जीन के कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब जीन ही जो है पेरेंट्स में बनने का मतलब एबल करा पाता है। जैसे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए आपका फिगर, क्रोमोजोम ये टाइप है, ये आपको दिख रहा होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। वाह, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए आप, दिख रहा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है आप बेहतरीन तरीक़ा से देख रहे होंगे। ठीक है। आप देखिए यहाँ, चलिए मेरे भाई। हाँ, देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए हमने भी जस्ट बताया कि मतलब 23 जोड़ी पाए जाते हैं गुणसूत्र मतलब क्रोमोजोम। 23 जोड़ी मतलब 46 हो गया। 23 जोड़ी मतलब क्या हो गया? 46 को पाया जाता है। लेकिन इसमें देखिए 22 और प्लस इसी में XY होते हैं। ठीक है। और इसमें जो फीमेल है, देखिए इसमें टोटल हो गए। तो कहने का मतलब हो गया जब 22 प्लस इसमें है तो 22 प्लस इसमें, तो कितना हो जाएगा टोटल? 22 22 इसमें, तो कितना हो जाएगा? ये 44
और 44 प्लस XY, टोटल मिल के 46 हो जाते हैं। तो मेल की बात कर दिए, तो मेल में 44 प्लस XY 46 हो गए, और फीमेल में 44 प्लस XY, मतलब टोटल मिला करके 46 हो जाते हैं। तो मेल में भी 46 और फीमेल में भी 46 होता है ना। अब देखिए कुछ जीवों के क्रोमोसोम, अच्छा यहाँ पे ये देखना है कि जो है, देखिए सॉरी यहाँ पे एक गलत दिया हुआ है, यहाँ पे XX होता है मेरे भाई, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो है ये सॉरी गलत है, 44 प्लस XX होता है ना, याद रखिएगा इसको, क्योंकि फीमेल में XX होता है। सेक्स का डिटर्मिनेशन उसके मतलब फादर से ही पता चलता है, क्योंकि मान लीजिए इनके पास तो X है, ऐसे थोड़े ना पता चलेगा, आगे हम बताएंगे, पता चल जाएगा सारा चीज़। चलिए हम आगे देखते हैं कुछ। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं अभी, देखिए कुछ जीवों के क्रोमोसोम, जैसे जीवाणु के क्रोमोसोम कितना होता है, 1 होता है, और मटर का 14, प्याज का 16, मक्का का 20, टमाटर का 24, मेढक का कितना होता है 26, नींबू का 18 या 36। देखिए छोटा वाला मेढक का होता है कितना 18 होता है, और जो बड़ा वाला मेढक का होता है क्या क्या क्रोमोसोम 36 होता है। मानव में तो ये तो हर कोई जानता है 46 होता है, आलू में होता है 48 होता है, चिंपैंजी में 48। देखिए चिंपैंजी मानव का ही जो पहले रूप होता था वैसे बोलते हैं, तो आप आसानी से याद रखिएगा, जो पहले था वो थोड़ा घट गया है। देखिए तंबाकू में कितना होता है 48 होता है, टेरिडोफाइट्स में कितना होता है, देखिए 1600 से भी ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सार्वधिक होता है इसका ना, सब क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब देखिए केंद्रक जो होता है मेरे भाई, सिंपल हम इसको दिखाएंगे, इसमें देखिएगा DNA, अभी फुल फॉर्म जस्ट मैंने बता ही दिया था कि DNA आखिर होता क्या है मेरे भाई। देखिए DNA डाईऑक्सोराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड ना। अब देखिए कहने का मतलब ये होता क्या है रियल में, इसके बारे में हमें भी पूरी जानकारी देते हैं भाई। आप बस आराम से बैठे रहिए, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कोशिका के अंदर केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। DNA जो है मेरे भाई एक मतलब कोशिका के अंदर केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसकी श्रृंखला पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है। कितनी होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब होता है इसका डबल, मतलब स्ट्रैंड जो होता है ना, जैसे होता है ना स्ट्रैंड, मतलब इसमें अधिक होते हैं, ऐसा नहीं कि सिंगल होता है। वो क्या होता है स्ट्रैंड, हम आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हम पहले DNA की बात करते हैं। देखिए DNA एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। इस पर फर्स्ट बात करते हैं जैसे न्यूक्लियोटाइड्स और फास्फेट होता है। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड्स में क्या आता है, न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर हो गया और नाइट्रोजन बेस होता है। अब शुगर में क्या आता है, शुगर में राइबोज आता है, डाईऑक्सोराइबोज आता है। देखिए शुगर कहने का मतलब ये जो भी होते हैं स्वीट होते हैं, एकदम खाने में टोटली स्वीट होते हैं, उसी को हम लोग शुगर बोलते हैं। तो राइबोज भी मेरे क्या होता है स्वीट जैसा ही लगता है, और डाईऑक्सीराइबोज वही वो होता है ना। अब देखते हैं हम यहाँ नाइट्रोजन बेस में मेरे भाई, नाइट्रोजन बेस में आते हैं प्यूरिन और पायरेडेमिन, और प्यूरिन के अंदर आता है एडेनिन गवानिन, और पायरेडेमिन के अंदर आता है साइटोसिन और थायमिन। ये अभी इसके बारे में स्टैंड कितने मतलब बॉन्ड बनेंगे इसके बारे में हम जस्ट अभी बताने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरे भाई। यहाँ देखिए DNA का पहला जो अवलोकन किया था कार्लसबर्ग किए थे ना। DNA की संरचना डबल स्ट्रैंड होता है। कैसा होता है डबल स्ट्रैंड, RNA के बारे में बताएंगे, वो कुछ अलग होता है। देखिए इसका खोज जो किए थे वाटसन और क्रिक किए थे मेरे भाई, किसका DNA का। अब देखिए एडेनिन और थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। देखिए एडेनिन जो है और थायमिन के बीच में क्या है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड इसको बोलते हैं, ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और गवानिन जो है और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना। गवानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल क्या इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड।
और एडोनिन और थायमिन के बीच कितना होता है, डबल बॉन्ड होते हैं। बस इसको याद रखिएगा मेरे भाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं, तब मज़ा आ रहा ना। अब देखिए हम पढ़ते हैं, क्या चीज़ पढ़ते हैं मेरे भाई, मज़ा आएगा, कहे नहीं आएगा मज़ा। देखिए यहाँ चलते हैं। देखिए आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए इसकी संरचना जो होता है सिंगल स्ट्रैंड में होता है, सिंगल स्ट्रैंड में ना। ये देखिए आपका डीएनए आरएनए आपको पूरा भलीभांति दिख रहा होगा। ये देखिए आरएनए का मेरे भाई सिंगल स्ट्रैंड होता है, आपको दिख रहा होगा सिंगल स्ट्रैंड। और जो डीएनए का होता है देखिए ये फर्स्ट स्ट्रैंड हो गया और सेकेंड स्ट्रैंड हो गया। तो कहने का मतलब होता है कि डीएनए का जो है सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है। बस यही हम समझाना चाहते थे, आगे विशेष बात करते हैं। तो अब देख लिए सिंगल स्ट्रैंड के बारे में। देखिए इसमें क्या होता है, राइबोज शुगर पाया जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन बेस में क्या होता है, आरएनए में एडेनिन पाया जाता है, गवानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है और थायमिन पाया जाता है। देखिए इसके बारे में भी हम जस्ट बात किए थे। देखिए यह प्रोटीन संश्लेषण निर्माण में सहायक होता है, कौन, आरएनए जो होता है मेरे भाई। और प्रोटीन संश्लेषण कैसे होगा, उसके निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। ये जो होता है मेरे भाई 3 प्रकार के होता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं जस्ट क्या क्या होता है। यहाँ आप देखिए आरएनए 3 टाइप। पहले mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, tRNA मतलब ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है। और मेरे भाई rRNA मतलब राइबोज आरएनए, मतलब आरएनए का मतलब तो पता ही है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए शॉर्ट में हम लोग चलते हैं, आजकल दुनिया वैसे भी शॉर्ट होगा, तो इतना कौन लिखेगा, मैसेंजर, ट्रांसफ़र और राइबोज, शॉर्ट में बस समझना। तो mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, इसमें होता क्या है, इसमें अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो एसिड यह आवश्यक की पहचान करता ही है तथा इनमें एक क्रम में सजाया जाता है। मतलब जो क्रम में अमीनो एसिड जो है यह आवश्यक की पहचान कराता है, यह क्रम में क्या करता है, सजाता है, ठीक है। अब ट्रांसफ़र आरएनए क्या होता है मेरे भाई, यह अमीनो एसिड का परिवहन कर राइबोज तक लाता है। राइबोज तक कौन लाता है, ट्रांसफ़र करने का काम ही है। तो अमीनो एसिड को एकदम ट्रांसफ़र करके और राइबोज तक लाएगा। अब देखिए राइबोज क्या है, आरएनए, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, कौन, ये राइबोज, ठीक है। तो ये बेहतरीन तरीका से आप समझ चुके होंगे। अब देखिए इसमें कुछ प्रोसेस है मेरे भाई, प्रोसेस की बात करते हैं। जब डीएनए से हमको आरएनए बनाना है तो उसके लिए हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ठीक है। और आरएनए बन गया, उसके बाद हमको प्रोटीन बनाना होता है, तो उसके बाद ट्रांसलेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं ना। जब आरएनए से आपको प्रोटीन बनाना होगा तो जो भी इसमें प्रोसेस लगेगा उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा मेरे भाई, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए जब आपको आरएनए से क्या बनाना हो, फिर से डीएनए बनाना हो, तो उसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब इसमें ये होता है कि जब डीएनए से खुद डीएनए का निर्माण करना, बहुत सारा डीएनए, तो उसको हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। तो ये जो भी चीज़ है ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे भाई। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका विभाजन, आखिर सेल डिवीजन कैसे होता है ना। देखिए एक कोशिका का टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में जब निर्माण कर देता है तो यही क्या होता है, कोशिका विभाजन। मतलब कोई भी कोशिका है और टूट कर, एक कोशिका था मान लीजिए, टूट गई, इधर बट गया, इधर, बहुत सारे कोशिका में बट गए, यही होता है कोशिका विभाजन, ठीक है। अब देखिए इसमें ये होता है, देखिए इसमें चलते हैं। एक कोशिका टूट कर 2 या 2 से अधिक का निर्माण कर देना क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। जैसे मान लेते हैं ये छोटी कोशिका है कोई, और यहाँ से ब्रेक हुआ भाई, 2 बड़े बड़े कोशिका का निर्माण करा दिया, फिर यहाँ से टूटा, फिर बहुत बड़ा बड़ा कोशिका निर्माण हो गया। इस तरीक़ा से सेल डिवीजन होता है। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, लोग समझते विभाजन मतलब टूट कर छोटे पार्ट्स पे नहीं बनना, बल्कि बड़े बड़े पार्ट्स में बनते हैं। बायोलॉजी का तो यही है रूल भाई, कि मतलब दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो विभाजन का मतलब यही समझना है, जो छोटा है उसे बड़ा बड़ा बनेगा और बढ़िया तरीक़ा से बनेगा, वही होता है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये मतलब टूट करके छोटा छोटा बन गया, ऐसा कुछ दिक्कत, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए जिस कोशिका का विभाजन होता है मेरे भाई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मदर सेल बोलते हैं ना। अब विभाजन के बाद जो मतलब न्यू कोशिका बनता है उसको हम लोग डॉटर सेल बोलते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे।
चलिए, जंतु में कोशिकाओं का विभाजन सेंट्रोसोम करता है। जंतु में कौन करता है भाई? सेंट्रोसोम। और पादपों में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेल प्लांट करता है। कोशिका विभाजन क्या होता है? कोशिका विभाजन के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला देखिए बात करते हैं असूत्री विभाजन, एमियोटोसिस बोलते हैं, जो कि हिंदी में बोलते हैं प्रोकैरियोटिक में। देखिए सेकंड होता है समसूत्री विभाजन, मायोसिस बोलते हैं ना। ये क्या करता है? शरीर के अंग यानी कायिक कोशिकाओं को पुनर्निर्माण करता है, मतलब पुनः फिर से। और छिपकली तथा चूहा का पूछ, गेंडा, ये सब का पूछ देखते हैं ना आप लोग, काट देने के बाद फिर से आ जाता है। कोई भी बंदा है और मानते हैं छिपकली हुआ, मान लीजिए इधर उधर चल रहा है और उसका पूछ काट देते हैं, तो कुछ दिन में देखिएगा तो ऑटोमेटिक निकाल लेता है, दिखाता है, ले भाई देख देख देख, क्या है यार। तो ये सब होता है समसूत्री विभाजन। उसका तुरंत सेल डिवीजन होगा और फिर से पूछा जाएगा कुछ ही दिन में एकदम। देखिए अर्धसूत्री विभाजन में मायोसिस, मायोसिस में जनन कोशिका में होता है। ये चीज़ पढ़ाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, मायोसिस क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंड्रोम, देखिए क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता क्या होता है? अनियमितता, अनरेगुलरिटी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। क्रोमोसोम में, उसी में नहीं, बिल्कुल हमेशा क्रोमोसोम में इसे देखा जाता है। इसके कारण ये होता है मेरे भाई कि असमान लक्षण क्या होते हैं? उभर जाते हैं, असमान लक्षण उभर जाते हैं इसमें होते। देखिए इसमें क्या होगा, कहने का मतलब फर्स्ट टर्नर सिंड्रोम में इसमें क्या होगा? इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है, मान लीजिए एक जनरल ह्यूमन में क्या होता है 46 होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 44 हो जाता है, तभी तो होगा टर्न हो गया। मतलब देखिए थोड़ा सा उल्टा, बायोलॉजी उल्टा ही चलता है हमेशा। टर्न मतलब आप आगे जाइएगा 47, लेकिन नहीं, टर्न जब भी बोलेगा तो आप पीछे जाइएगा 46 के पास, मतलब ट्रिक के रूप में आप याद कर सकते हैं। तो इसका क्रोमोसोम कितना हो जाता है? 45 हो जाता है, या केवल स्त्रियों में पाया जाता है। देखिए टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? सिर्फ स्त्री में पाया जाता है। इसमें स्त्रियाँ का शरीर अविकसित हो जाता है, अविकसित मतलब अनडेवलपमेंट हो जाता है, तथा उसमें बांझपन देखा जाता है। कई गो मान लीजिए गांव में देखिएगा कि कोई गर्ल्स लोग होती हैं, उनका क्रोमोसोम जब 45 हो जाता है तो क्या हो जाती है? मतलब अनमैच्योर जैसा दिखती हैं, और वो बांझापन मतलब वो बच्चा को रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बांझापन। वैसे गाना भी निकल है भोजपुरिया में बड़ी, ठीक है। अब देखिएगा मेरे भाई, वाह, इसमें है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें ये होता है कि इसमें क्रोमोसोम, मान लीजिए एक ह्यूमन का 46 मतलब 23 जोड़ी जो होता है, इसमें 46 होना चाहिए ह्यूमन का, लेकिन इसमें होता क्या है कि 47 हो जाता है। यह सिर्फ पुरुष में होता है। कौन? क्लीनेफेल्टर जो होता है सिर्फ पुरुष में ही होता है, ठीक है। इसमें पुरुष क्या हो जाते हैं? नपुंसक हो जाते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि बच्चा मतलब ऑफस्प्रिंग मतलब वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो एबल नहीं होते हैं, ठीक है। बस अब देखिए डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि 47 नहीं होता है, ये दोनों सेम ही है लेकिन थोड़ा कुछ अलग है। देखिए मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। डाउन सिंड्रोम जो है मेरे भाई, मेल में भी होगा, फीमेल में भी हो सकता है। इसमें होता है कि शरीर एकदम बिडौल हो जाता है, ठीक है। जीभ, ओठ, ठीक है, मोटा हो जाता है। जीभ और ओठ मोटा हो जाता है। मनुष्य क्या होता है? मंदबुद्धि हो जाता है। ऐसे व्यक्ति क्या बुलाते हैं? मंगोलाइट। ऐसे व्यक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? मंगोलाइट कहते हैं। कैसे बोलते हैं? मंगोलाइट, याद रखिएगा। तो पूरा उम्मीद आप समझ रहे होंगे मेरे भाई। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम की जो संख्या मेरे भाई 47 हो जाते हैं। यह मेल फीमेल दोनों में हो सकता है ना। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि का होता है और उसके ऊपर का ओठ कटा होता है। कैसा होता है? ऊपर का ओठ जो ये दिख रहा है ना, कटा हुआ होता है। तो ये पटाउ सिंड्रोम होता है। समझ में आ गया होगा। अभी हम कितना चीज़ बात किए मेरे भाई? सिंड्रोम की बात किए। तो सिंड्रोम में सबसे पहले हम बात किए थे, अभी आपको बता रहे हैं, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम देखे, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम देखे, डाउन सिंड्रोम देखे, पटाउ सिंड्रोम देखे। तो सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो टर्नर सिंड्रोम में आप समझिए क्रोमोसोम 45 हो जाता है। ये सिर्फ किस में होता है? स्त्री में होता है। स्त्री में होता है, ये क्या हो जाती है? बांझापन हो जाती है। देखिए क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? क्रोमोसोम 47 हो जाता है, पुरुष में होता है सिर्फ, और इसमें पुरुष क्या हो जाते हैं? नपुंसक हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम में इसमें क्रोमोसोम 47 हो जाता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है।
ठीक है। इसमें शरीर बेडौल हो जाता है, जीभ और ओठ क्या होता है, मोटा हो जाता है, मंद बुद्धि के होते हैं व्यक्ति, बस ऐसा याद रखना। पटाव सिंड्रोम में क्या होता है, 47 क्रोमोसोम होता है, मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है ऐसा। अब इसमें जो होता है व्यक्ति मंद बुद्धि को जाते हैं, ऊपर का ओठ कटा हो जाता है, जैसे मेरे दोस्त का था यहाँ पे, एक ठो देखे थे यहाँ पे कटा हुआ, और मेडिकल में बेचारा छट गया था, मतलब क्योंकि ये पटाव सिंड्रोम होने के बाद दिक्कत हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए टिश्यू मतलब ऊतक होता है। समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। मतलब एक ही जैसा जब कोशिका मिल जाते हैं, एक ही जैसा कोशिका अगर मिल जाते हैं तो यही जो कॉम्बिनेशन होंगे मेरे भाई, इसी को हम लोग ऊतक बोलते हैं। ऊतक मतलब टिश्यू। इसमें बात करते हैं, देखिए समान कोशिकाओं के समूह को तो ऊतक समझ ही गए। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी, याद रखिएगा मेरे भाई, हिस्टोलॉजी। ये सबसे पहले ऊतक का विकास सिस्टिलेटा संघ से हुआ था। सिस्टिलेटा संघ के जीव हाइड्रा जेली फिश में हुआ था। ठीक है, ऊतक जो होते हैं मेरे भाई 4 प्रकार के होते हैं। देखिए ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। आपका ऊतक पहले होता है संयोजी ऊतक, फिर तंत्रिका ऊतक, फिर पेशीय ऊतक, फिर उपकला या एडिपोज ऊतक। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ये देखिए संयोजी ऊतक के बारे में। कनेक्टिंग टिश्यू, यह शरीर के विभिन्न अंगों में आपस में जोड़ने का काम करती है। मतलब शरीर इधर उधर जो भी अंग है, टूटल फूटल आल जाल, सबको एक साथ करके रखेगा। कौन, अस्थि रखता है, रक्त रखता है, लसिका रहता है, एटसेट्रा। इसी को हम लोग कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। नोट, अस्थि क्या होता है, तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। अस्थियाँ मतलब, अस्थि मतलब समझ रहे हैं ना मेरे भाई, बोन को बोल रहे हैं। बोन मतलब अस्थि, हड्डी। देखिए ये तरल संवहन ऊतक का बना होता है। तरल मतलब लिक्विड चीज़ का ये बना होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आप इसमें ये समझेंगे, आप इसमें ये समझेंगे मेरे भाई। अब इसमें देखिए एडिपोज ऊतक वसा संग्रह ऊतकों के बीच के स्थान को भरता है। ये क्या करता है, एडिपोज ऊतक जो होता है वसा संग्रह, मतलब जो फैट के कलेक्शन होता है ऊतकों के बीच के स्थान को ये भरता है। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे में क्या आ जाता है, झुर्री आ जाता है। आप लोग देखे होंगे कि हमने की देखिए कितना मस्त है, अभी बुढ़ा थोड़े हैं यार, जब बूढ़ा हो जाते हैं तो लोग में देखिएगा एकदम झुरवा सा पड़ जाता है, ये ऐसे मतलब गजब सा हो जाता है। तो खुद समझने लग आप, मतलब हर कोई समझने लगता है हाँ भाई बुढ़ा हो गया। तो उसमें क्या होता है, बुढ़ापे में वसा की कमी, ये फैट है ना, ये फैट की कमी हो जाएगा इसमें, तो आप समझ लीजिए कि चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। इसका मस्तिष्क बना होता है। देखिए इसका मस्तिष्क बना होता है, वह सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। क्या करता है ये, नर्वस टिश्यू जो है, तंत्रिका ऊतक जो है, यह क्या करता है, यह इसका मस्तिष्क मतलब बना होता है, इसका मस्तिष्क बना होता है। ठीक है, जो मस्तिष्क है मेरा किसका, नर्वस टिश्यू का ही बना होता है। यह सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो यही देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे भाई पेशीय ऊतक, मतलब मस्कल टिश्यू। इसकी मांसपेशियाँ बनी होती है, यह शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, मस्कल टिश्यू जो है शरीर को, पूरे बॉडी को, मतलब ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। अब देखिए उपकला ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू, यह त्वचा का ही बना होता है। शरीर तथा आंतरिक अंगों की बाहरी परत है। जैसे मेरे बाहरी अंग है ना, देखिए अंग है, इसकी बाहरी परत जो है ये सब क्या है, एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। कौन सा, एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। तो इसमें त्वचा बना होता है, शरीर तथा आंतरिक अंगों का बाहरी परत, आंतरिक अंग। अब देखिए आंतरिक अंग जो होता है उसकी बाहरी परत कौन हो सकता है मेरे भाई, आप समझिए खुद। ठीक है, तो ये देखिए मेरे भाई आपको दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। ये देखिए किस प्रकार के होते हैं, ये देखिए ये। ठीक है, तो आप बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। ठीक है मेरे भाई, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, थैंक्स। मेरी खुशियां दा रीजन है तू, मेरे हर एक विजन में तू।